वीएस क्लासेस अमलाई के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है बच्चों। हम जो है क्लास 10th की साइंस पढ़ रहे थे, जिसमें हम चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 ये सब कुछ देख चुके हैं। और जिन्होंने अभी तक हमारी वीडियो नहीं देखी है तो हमारे वीएस क्लासेस अमलाई के यूट्यूब चैनल पे आप जाइएगा। वहाँ पर सारे वीडियो, सारे सब्जेक्ट टॉपिक और चैप्टर वाइज वहाँ पे वीडियोस अपलोडेड हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। ठीक है, आज की क्लास में हम देखेंगे चैप्टर 4 साइंस का जो इसमें हम पढ़ेंगे कार्बन एवं उसके यौगिक के बारे में। ठीक है, हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 4। ठीक, ध्यान रखिएगा, कार्बन एवं उसके यौगिक के बारे में। ये क्लास 1 है हमारी और एनसीईआरटी बेस्ड क्लास है। ठीक है, हिंदी मीडियम है। चलिए आगे देखते हैं। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कार्बन के बारे में, कार्बन है क्या। ठीक है, 10th क्लास जो है बहुत बेसिक क्लास मानी जाती है। आपके आने वाले जो भी तैयारी होंगी, चाहे आप 11th 12th पढ़ने वाले हो या आगे चल के ग्रेजुएशन करेंगे या कंपटीशन की तैयारी करेंगे, तो बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हो जाती हैं इस क्लास में। सभी चीज़ को इसलिए बहुत आराम से समझेंगे, सारे फैक्ट समझेंगे ताकि आगे चल के आप लोगों को दिक्कत ना हो। ठीक है, तो कार्बन क्या है? कार्बन एक अधातु है बच्चों। ठीक है, कार्बन क्या है? एक अधातु है और कार्बन का परमाणु क्रमांक होता है 6 और जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाता है 2 4। ठीक है, टोटल जो परमाणु संख्या है 6 है और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका होगा 2 4, यहाँ पर दिया हुआ है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का मतलब है कि किसी भी परमाणु के पहली कक्षा में कितने 2 इलेक्ट्रॉन, ये सभी का हमने पहले वाले चैप्टर्स में भी देखा है कि पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, अंतिम में जो है अष्टक पूरा होना चाहिए। लेकिन यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन ही हैं किसके पास? कार्बन के पास, तो अंतिम में बचे 4। ठीक है, अब 4 इलेक्ट्रॉन बचने के कारण ना तो कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन दे सकता है और ना ही किसी से ले सकता है। ठीक है, दोनों में ही बहुत ज्यादा ऊर्जा जो है जो आपके लग जाएगी, मतलब बहुत ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होगी। तो क्या करता है कार्बन? साझा करता है, इलेक्ट्रॉन साझा करता है और बंध बनाता है, सहसंयोजक बंध। ये बंध क्या होता है आगे चल के हम इसे डिटेल में समझेंगे। ठीक है, तो जो कार्बन है दूसरा यौगिक कैसे बनाता है? सहसंयोजक बंध के माध्यम से बनाता है। ठीक, इसे सी के माध्यम से प्रदर्शित करते हैं। ये नॉर्मल जो इसकी है इंट्रोडक्शन थी कार्बन की। ठीक, आगे देखते हैं। भूपर्पटी और वायुमंडल में कार्बन की मात्रा कितनी है, सबसे पहले ये समझ लेते हैं। तो देखिए, अगर भूपर्पटी में किस रूप में आपको मिलेगा? ये खनिजों के रूप में, कार्बोनेट है, हाइड्रोजन कार्बोनेट है, कोयला है, पेट्रोलियम है, इन सभी के रूप में जब आपको मिलेगा कहाँ? भूपर्पटी में, तो उसकी मात्रा लगभग 0.02% होगी। ठीक है, हमारे वायुमंडल में भी उपस्थित है। हमारे वायुमंडल में कितनी है? तो यहाँ 0.04 होगा, ध्यान रखिएगा, 4 है ये डेटा। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन की जो उपस्थिति है कार्बन डाइऑक्साइड की, वो है 0.03%। ये आपको कार्बन डाइऑक्साइड गैस के रूप में यहाँ पे मिलेगा। ठीक, इसके अलावा भी आपको भोजन, कपड़े, दवाइयाँ, पुस्तकें और यहाँ तक कि जैविक चीजों में भी आपको कार्बन की उपस्थिति मिलेगी देखने के लिए। क्लियर है? यहाँ हम परमाणु भार की बात करते हैं। ठीक है, तो जो कार्बन का परमाणु भार होता है वो 12.0096 से 12.0116 होता है। इसके गलनांक की बात करें बच्चों तो ये होता है 3550 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और क्वथनांक होता है 4827 डिग्री सेल्सियस। ये डेटा थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कार्बन के बारे में। आगे हम चलते हैं। कार्बन में आबंधन हमने पहले ही देखा, जो बॉन्ड है हमने पढ़ा कि कार्बन जो है सहसंयोजक बंध के माध्यम से बॉन्ड बनाता है, उसके माध्यम से यौगिक का निर्माण करता है। ये क्या होता है तो समझिए, जब दो परमाणु अपने इलेक्ट्रॉनों को आपस में साझा करें, ठीक है, अपने परमाणुओं को आपस में साझा करके अणु बनाएं, तो उस प्रक्रिया को ही हम सहसंयोजक बंध कहते हैं। यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिया है मीथेन का, CH4। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे एक कार्बन है और 4 आपके हाइड्रोजन है। ठीक है, अब क्या होता है यहाँ पे देखिए, जो आपका कार्बन है, कार्बन के पास कितने परमाणु? 6 हमने पढ़ा था और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 4। और हाइड्रोजन के पास कितने होते हैं? 1। ठीक है, हाइड्रोजन के पास 1। तो ये स्थायी होने के लिए कम से कम हाइड्रोजन को 2 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता है। ठीक है, कम से कम 2 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता है और कार्बन को कितने चाहिए हैं? 4। तो 4 तब जाकर के उसका अष्टक पूरा होगा। ठीक है, अब हाइड्रोजन को 1 इलेक्ट्रॉन देने के लिए क्या करेगा?
कार्बन के पास 4 हैं, तो अगर ये एक एक अपना इलेक्ट्रॉन किसको दे दे, 4 अलग अलग हाइड्रोजन को दे दे, तो हाइड्रोजन भी स्थायी हो जाएगा और यहाँ पर कार्बन का भी अष्टक पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से यह अभिक्रिया करेंगे आपस में। ठीक है, और बनाएंगे मीथेन गैस CH4। ये आप प्रक्रिया देख सकते हैं, यहाँ पर एक कार्बन लिया गया है और आपके 4 हाइड्रोजन, इस तरह से मीथेन गैस बनी। और किस बंध से ये जुड़ रहे हैं आपस में, सहसंयोजक बंध, सिंगल बॉन्ड के माध्यम से भी ये जुड़ रहे हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, यहाँ पे बताया गया है कार्बन जो है चतुसंयोजक होता है, कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 हाइड्रोजन के पास एक एक इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, और सभी इलेक्ट्रॉन आपस में साझा करते हैं। ठीक, दूसरी चीज यहाँ बोला गया है कि सहसंयोजक यौगिक के गुण, मतलब जब भी कोई यौगिक बनता है किसके माध्यम से, सहसंयोजक बंध के माध्यम से, तो क्या चीजें निकल के आएंगी, क्या क्वालिटी पाई जाएगी उस यौगिक में। तो सबसे पहले ये बिजली के यानी विद्युत के खराब चालक होंगे, पानी में आघुलनशील होंगे, साथ में इनका गलनांक और क्वथनांक बहुत कम होगा बच्चों। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम यहाँ पर बंध समझ लिए हैं, तो बंध को थोड़ा और डिटेल में, हमने अभी देखा कि कार्बन जो है सहसंयोजक बंध बना रहा है, तो यह बंध है क्या, इसको भी थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए, रासायनिक आबंधन कहलाता है जब दो परमाणु, अलग अलग तत्वों के परमाणु आपस में मिलकर अणु बनाए, यौगिक बनाए। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखिए, जैसे परमाणुओं को जोड़े रखने वाला बल रासायनिक आबंधन कहलाता है। यह 2 प्रकार के होते हैं, आयनिक आबंधन, सहसंयोजक आबंधन। ठीक है, सबसे पहले आयनिक आबंधन। आयनिक आबंधन क्या होता है, जब एक परमाणु इलेक्ट्रॉन देता है और दूसरा परमाणु इलेक्ट्रॉन लेता है। ठीक है, जब क्या करता है कि एक परमाणु जो है इलेक्ट्रॉन देता है और दूसरा जो तत्व है वो परमाणु या इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, लेता है, ग्रहण करता है। तो जो देगा उस पर धनावेश यानी धनात्मक होगा और जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा वो ऋणात्मक होगा। ठीक है ना, तो यहाँ लेन देन लगा होता है। ठीक, तो ऐसी स्थिति में जो बॉन्ड बनता है उससे आप बोलते हैं आयनिक आबंधन। क्लियर है, अब देखिए एक हम यहाँ पर एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे Na का, सोडियम का हम लेते हैं। सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना है, 11, और क्लोरीन ले रहे हैं, क्लोरीन का परमाणु क्रमांक होता है 17। इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होगा, सोडियम है तो 2 8। ठीक है, क्लियर है, और 1 होगा लास्ट में आपका, ये बना हुआ है पहले से। और यहाँ पर क्लोरीन का जो आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 2 8 7। ठीक है, अब देखिए जो क्लोरीन है बच्चों, उसके अंतिम कक्षा में कितने हैं, 7 इलेक्ट्रॉन है। इसको 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है ताकि इसका अष्टक पूरा हो जाए, क्लोरीन स्थायी हो जाए। वहीं हम सोडियम की बात करें तो सोडियम के अंतिम कक्षा में कितने, 1 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अगर इसको 7 इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो इसका अष्टक पूरा हो जाएगा। ठीक, अब दोनों चीजें समझते हैं, एक को चाहिए है 7 इलेक्ट्रॉन और एक को चाहिए केवल 1 इलेक्ट्रॉन। किसमें ज्यादा ऊर्जा लगेगी, जिस 7 इलेक्ट्रॉन देने में ज्यादा ऊर्जा या ज्यादा मेहनत लगेगी। ठीक है, तो क्या करेगा, सोडियम जो है अपना 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा, निकाल देगा, और इस तरह से वो धनायन बनाएगा। ठीक है, क्लोरीन को केवल 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है तो वह सोडियम से इलेक्ट्रॉन ले लेगा, यानी ऐड हो रहा है यहाँ पे, और स्थायी हो जाएगा। साथ में ये इलेक्ट्रॉन ले रहा है इसलिए इस पर ऋण आयन आ जाएगा। ठीक, और दोनों मिल करके क्या बनाएंगे, NaCl, NaCl। ठीक है, सोडियम क्लोराइड बनाएंगे। ये इस तरह से इसमें आपका कौन सा बंध हो रहा है, आयनिक आबंधन हो रहा है, जब एक तत्व अपना इलेक्ट्रॉन दे और दूसरा ग्रहण करे। ठीक, इसके साथ हम देखते हैं सहसंयोजक बंध को। ठीक है, दूसरा टाइप है सहसंयोजक आबंधन। जब परमाणु अपने इलेक्ट्रॉनों को आपस में साझा करते हैं उस आबंध को क्या कहते हैं, सहसंयोजक आबंध कहते हैं। जैसे इसके 3 टाइप्स भी मिल जाएंगे आपको, एकल बंध, द्विबंध, त्रिबंध। ठीक है, क्या हो, जब एक एक इलेक्ट्रॉन आपस में साझा करें तो उसे एकल बंध बोलेंगे, जब 2 इलेक्ट्रॉन आपस में साझा करें उसे द्विबंध बोलेंगे, और जब 3 इलेक्ट्रॉन आपस में साझा करें उसे हम क्या बोलेंगे, त्रिबंध या ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, और इस चीज को आगे हम प्रैक्टिकल करते हैं, थोड़ा सा एग्जांपल के साथ समझते हैं। जैसे यहाँ हाइड्रोजन की बात करते हैं, हमने पहले बताया कि हाइड्रोजन के कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 होता है। तो इसको स्थायी होने के लिए, आदर्श गैस में परिवर्तित होने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन कम से कम चाहिए, ताकि उसका पहली कक्षा में जो 2 इलेक्ट्रॉन की जो मांग होती है वो पूरी हो जाए। ठीक है, तो क्या करेगा हाइड्रोजन, अपने ही एक और परमाणु, हाइड्रोजन का ही एक और परमाणु लेगा और उसके साथ
अभिक्रिया करेगा, सहसंयोजक बंध बनाएगा, ठीक है, लेकिन उसे केवल एक हाइड्रोजन की आवश्यकता होगी, केवल एक हाइड्रोजन की आवश्यकता होगी, इसलिए वह जो है हाइड्रोजन के साथ एकल बंध बनाएगा, ठीक है, और यह बन जाएगा आपका H2 बनेगा और एक कंप्लीट या स्थायी गैस बन जाएगा, ठीक है। वहीं देखते हैं हम ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं। ऑक्सीजन के कितने परमाणु क्रमांक होता है? ऑक्सीजन का 8 होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और 6, ठीक है। अब इसको कितने चाहिए हैं? इसे चाहिए है 2 और, अष्टक पूरा करने के लिए 2 और इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो क्या करेगा ये? ऑक्सीजन के 2 अणु के साथ द्विबंध बनाएगा, ठीक है। ऑक्सीजन के 2 परमाणुओं के साथ ये द्विबंध बनाएगा इस तरह से, और O2 अणु यानी आप बन करके जो है स्थायी हो जाएगा हमारा ऑक्सीजन। क्लियर है? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑक्सीजन क्या कर रहा है? दोहरा बंध बना रहा है, द्विबंध बना रहा है, ठीक है। इसके बाद एक और एग्जांपल हम देखते हैं त्रिबंध के लिए। नाइट्रोजन, ठीक है, नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक होता है 7, यानी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 2 और 5, ठीक है, 7 हुए। इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? और 3 और इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, ताकि जो है ये अपना अष्टक पूरा कर ले और स्थायी हो जाए नाइट्रोजन। तो इसलिए वो क्या करेगा? नाइट्रोजन के ही दूसरे परमाणु के साथ त्रिबंध बनाएगा। कैसा बनाएगा? त्रिबंध। भाई एक अभी आपको कितना है? एक नाइट्रोजन है, उसके पास अंतिम कक्षा में 5 है, और दूसरे के पास भी कितना रहेगा अंतिम कक्षा में? 5 रहेगा। इनके पास 3 की और आवश्यकता होगी, तो ये अपने 3 इलेक्ट्रॉन इसको देगा या इसके 3 इलेक्ट्रॉन इसको, मतलब साझा करेंगे आपस में, ठीक है ना। ये दोनों जो है नाइट्रोजन के 2 परमाणु क्या करेंगे? आपस में 3 इलेक्ट्रॉन का साझा करेंगे। ये आप देख पा रहे हैं यहाँ से, इस तरह से ये 3 इलेक्ट्रॉन आपस में साझा करेंगे, जिससे क्या होगा? इनका अष्टक पूरा हो जाएगा और नाइट्रोजन जो है स्थायी हो जाएगा। तो ये थे आपके उदाहरण किसके? सहसंयोजक आबंध के, ठीक है। आगे हम देखते हैं कार्बन की सबसे बड़ी शक्ति। अब कार्बन में क्या खास बातें हैं उसे समझते हैं। जैसे सहसंयोजक बंध की प्रकृति के कारण जो है कार्बन बड़ी संख्या में यौगिक बनाने की क्षमता रखता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि यह जो है बड़ी संख्या में मतलब चीजों को जोड़ सकता है, या कहना चाहिए उसके आबंधन के कारण उसमें ये गुण आ जाता है कि वह बड़ी संख्या में यौगिक बना सकता है। इसलिए आपको बहुत सारे कार्बन के जो है अपरूप मिल जाएंगे, ठीक है ना। ये लंबी श्रृंखला बना सकते हैं, ठीक है, लंबी श्रृंखला बना सकते हैं, शाखित श्रृंखला बना सकते हैं, या आपका रिंग यानी गोल छल्लेदार जो है संरचना या श्रृंखला बना सकते हैं। सारी श्रृंखलाएं जब भी हम आगे चल के प्रैक्टिकल करेंगे या आगे बड़ी क्लास में जाएंगे तो आप कार्बन के बहुत सारे अपर रूप देखेंगे। तो उसमें जब आप उनका परमाणु संरचना देखेंगे, उनका रासायनिक संरचना देखेंगे, तो आपको इस तरह के प्रकृति देखने को मिल सकती है। कहीं आपको उसकी श्रृंखला लंबी मिल सकती है, कहीं शाखित मिल सकती है, कहीं रिंग या छल्ले की तरह उसमें संरचना देखने को मिल सकती है, ठीक है। कुछ और भी गुण है, खास बात है किसमें? कार्बन में। जैसे कार्बन द्वारा प्रबल आबंधों के निर्माण का एक कारण इसका छोटा आकार भी है, ठीक है। इसका जो प्रबल आबंध का कारण क्या है? उसका आकार का छोटा होना है। इसके कारण इलेक्ट्रॉन के सहभागी युग्मों को नाभिक मजबूती से पकड़े रहता है, और बड़े परमाणुओं वाले तत्वों से बने आबंधों की तुलना में यह अत्यंत मजबूत होते हैं, ठीक है। यहाँ कहा जा रहा है कि कार्बन जो है आकार में छोटा होता है, तो यह जब सहसंयोजक आबंध के माध्यम से यौगिक बनाता है तो उसमें जो मजबूती होती है उस आबंध में, वो प्रबल होता है दूसरे तत्वों के परमाणुओं के मुकाबले, क्योंकि जो कि आकार में बड़े होते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो ये थी कुछ खास बातें कार्बन के बारे में बच्चों। अब देखते हैं कार्बन का यौगिक के प्रकार, ठीक। अब जब कार्बन तत्व आप दूसरे तत्वों के साथ मिल करके यौगिक बना लेते हैं, ठीक है, यौगिक होता है 2 या 2 से अधिक तत्वों का मेल होता है, योग होता है। तो जब कार्बन से बने यौगिक होते हैं उनके आपको टाइप्स मिल जाएंगे। कौन कौन से? एक होता है संतृप्त और एक होता है असंतृप्त। पहला होता है संतृप्त यौगिक और दूसरा असंतृप्त। तो यहाँ हम सबसे पहले संतृप्त यौगिक को समझ लेते हैं। हम किसे बोलेंगे संतृप्त यौगिक? ठीक है, जिन यौगिकों में केवल एक बंध हो, यहाँ पर बॉन्ड को ही लेकर के बांटा गया है, ठीक है, कि संतृप्त कौन से होंगे, असंतृप्त कौन से होंगे। जब एकल बंध के माध्यम से तत्व के परमाणु आपस में जुड़े हो तो उसे हम बोलेंगे संतृप्त यौगिक, और वहीं पर 2 या 2 से अधिक, 2 या फिर 3
बंध बना रहे हो तत्व, तो उन्हें हम फिर बोल देंगे असंतृप्त यौगिक। किसके? कार्बन के। यहाँ पर एग्जाम्पल लेते हैं, इनके नाम क्या होंगे? इनको हम बोलेंगे एल्केन। ठीक है, इससे पहले हमने जो है मीथेन का एग्जाम्पल देखा है CH4 का, और कैसे वो जो है आपस में सहसंयोजक आबंध बना रहे थे, उसे भी हमने समझा। ठीक है, कैसे बना रहे थे? आपका सिंपल सी है, आपका इधर H मतलब हाइड्रोजन और इधर हाइड्रोजन, इस तरह से बंध बना रहे थे, सिंगल बॉन्ड बना रहे थे। तो सिंगल बॉन्ड बनेगा यहाँ पर, एकल बंध बनेगा किसमें? आपका संतृप्त यौगिक जो भी होंगे। ठीक है, उसके और भी एग्जांपल हम देखेंगे। एक एग्जांपल आप ये और देख लीजिए यहाँ पे, एथेन C2H6 इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, ये कम क्रियाशील होते हैं, ध्यान रखिएगा। कौन से? संतृप्त यौगिक। यहाँ पर एक आपको एग्जाम्पल दिख रहा है, किसका एग्जाम्पल है? ये एथेन का है। दोनों टाइप है आपका, ये लिखने का तरीका अलग अलग दिया हुआ है, बाकी एक ही चीज है। यहाँ पर भी आपके क्या हो रहे हैं? सिंगल बॉन्ड के माध्यम से जो है कार्बन के परमाणु आपस में जुड़ रहे हैं, और कितने हाइड्रोजन है? 6 हाइड्रोजन है, और 6 हाइड्रोजन को इस तरह से लिया गया है ताकि उन सभी का जो है कमी की पूर्ति हो सके इलेक्ट्रॉनों की। ठीक है ना, और इस तरह से एथेन में भी आप देख सकते हैं कैसा सहसंयोजक बंध बन रहा है, और यह एक संतृप्त यौगिक का उदाहरण है एथेन। क्लियर है? आगे देखते हैं, ब्यूटेन। ब्यूटेन भी एक प्रकार का संतृप्त यौगिक है कार्बन का, लेकिन ब्यूटेन दो तरह की संरचना बनाता है यहाँ पर। एक तो आपका ये सीधा सिंपल श्रृंखला वाली हो गई, और एक आपके जालीदार इस तरह की श्रृंखला। ठीक है, तो दोनों श्रृंखला आप देख सकते हैं, दो तरह की श्रृंखला ब्यूटेन बना सकता है। इसका आपका फॉर्मूला होता है C4H10 होता है। क्लियर है? चलिए, तो ये एग्जाम्पल थे आपके संतृप्त यौगिकों के। ठीक, यहाँ पर कुछ और संतृप्त यौगिक दिए हुए हैं जो कि हाइड्रोजन और कार्बन के मिश्रण से बने हुए हैं। जैसे मीथेन CH4 होता है, इसकी संरचना आप देख सकते हैं। इथेन C2H6 होता है, इसका फॉर्मूला, इसकी संरचना आप देख सकते हैं किस तरह से। ये सारे के सारे आपके सिंगल बॉन्ड के माध्यम से जुड़े हैं। आप देख पा रहे हैं, ये सिंगल बॉन्ड है, इधर भी सिंगल बॉन्ड, इधर भी सिंगल बॉन्ड, ये आपस में सब सिंगल बॉन्ड के माध्यम से जुड़े हुए हैं, इसलिए ये संतृप्त यौगिक हैं। प्रोपेन, इसका फॉर्मूला होता है C3H8। ठीक है, ब्यूटेन C4H10 हमने देखा अभी, पेंटेन C5H12। ये इस तरह से आपके आणविक सूत्र है, इन्हें आपको याद करना पड़ेगा क्योंकि आपकी ये चैप्टर में दिया गया है। ठीक है, और बहुत इजी है, बस कुछ नहीं करना है आपको। आपको ये पता होना चाहिए कि किस तत्व का कितना परमाणु क्रमांक है, और उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अपने आप बना लीजिए। पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन कंपलसरी हैं, उसके बाद वाले में आप अष्टक पूरा करते जाइए। ठीक है, अष्टक पूरा हो जाता है तो दूसरी कक्षा, तीसरी कक्षा आप उस तरह से उनको स्थायी कर दीजिए। अंतिम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होंगे उन्हीं के आधार पर ये निर्धारित होगा ये संरचना कैसे बनेगी। ठीक है, आसान है, प्रैक्टिस करेंगे तो आ जाएगा। तो ये था हमारा चैप्टर 4। ठीक है, और चैप्टर 4 का जो बाकी चीजें हैं हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज की क्लास में इतना ही। इन चीजों को आप थोड़ा सा रिवाइज करते जाइएगा साथ में, क्योंकि एग्जाम आपके पास में है। ठीक है, उम्मीद करती हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, और वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आने वाली जो भी अपडेटेड वीडियोस हैं वो आपको नोटिफिकेशन में मिल जाए। मिलते हैं फिर अगली क्लास में बच्चों। थैंक यू।